सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात हो पा रही है। दोस्तों, देखते ही देखते हम 400 एपिसोड पर पहुंचने वाले हैं। बहुत सारी स्टोरीज़ आपको सुना चुका हूं और ये 400वीं स्टोरी पर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से आप सभी का, जिन्होंने इतना प्यार दिया और चैनल को पसंद कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और करते ही रहेंगे। मेरी भी कोशिश रहेगी कि चैनल को और अच्छा और अच्छी स्टोरीज़ लाऊं। हाँ, हो सकता है पिछले कुछ समय से कुछ लोगों को स्टोरीज़ का लेवल थोड़ा डाउन लग रहा होगा, बिकॉज़ सच बताऊं दोस्तों, आई एम टू बिज़ी। एक तो काम, ऊपर से कॉमिक्स ट्री चैनल को भी आप लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, इसलिए उसके लिए भी टाइम देना होता है। और सच तो यही है कि एक हॉरर स्टोरी बनाने में जितना समय नहीं लगता है उतना एक कॉमिक्स को बनाने में लगता है, जबकि कॉमिक्स की स्टोरी पहले से तैयार होती है, मगर उसकी रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, मिक्सिंग में बड़ा समय लग जाता है। इस वजह से स्टोरीज थोड़ी देर से भी आ रही है और ऑफिस का काम का भी प्रेशर है। खैर, शो मस्ट गो ऑन। कोशिश यही रहेगी अच्छे से अच्छा करूं और इसी क्रम में कोशिश कर रहा हूं एक नए तरह का प्रयोग करने का। अगले कुछ दिन कुछ छोटी मगर ज़बरदस्त स्टोरीज़ आप लोगों के लिए ले आके आऊँगा। 2 कहानियाँ सीरीज़ में, जिसमें 2 कहानियाँ एक साथ होंगी, छोटी मगर मज़ेदार और हॉरर। आशा करता हूँ ये प्रयोग भी आप लोगों को पसंद आएगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करते रहिए। जो लोग सुन रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन, यार कर लो। देखो, 1000 के इतने करीब पहुंच चुका हूं, मगर अभी भी मामला लटका हुआ है। आज चाहे टीवी चैनल हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, आपको जेब से मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है, तब अच्छी अच्छी सीरीज़, वेब सीरीज़ वगैरह आपको देखने मिलती है। जबकि मेरा चैनल तो टोटली फ्री है, आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है। हाँ, कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो बार बार सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। अब बंदे हैं कि एक ही बंदा है ये तो पता नहीं। खैर, वो भी मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि इससे मेरा जो सब्सक्रिप्शन ग्राफ है वो उठ ही जाता है। वो किसी तरह से मेरा भला ही कर रहा है। मगर बाकी लोग जिन्होंने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया उनसे निवेदन कर लो, और जिन्होंने कर लिया है उनसे निवेदन, कुछ और लोगों को जोड़ो यार, तब तो मज़ा आए। एंड व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, बजाय पर्सनल हंसी मजाक वाले मैसेज के कुछ अच्छे सजेशंस और वास्तविक अनुभव भेजिए। देखिए, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, वास्तविक अनुभव भेजिए। तो उस पर कुछ लोग अपनी लिखी कहानियाँ भेज देते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है। कुछ लोग अपने जीवन के ऐसे अनुभव भेजते हैं जिसको ला पाना असंभव है। वास्तविक डरावने अनुभव अगर आपके जीवन में हुए हैं तो प्रामाणिकता के साथ भेजिए कि हाँ, मेरे साथ ये हुआ है। अब ऐसा ना हो कि हमारे गांव में ये मान्यता है कि हर साल चुड़ैलों और देवताओं की लड़ाई होती है, चुड़ैल जीतती है तो बारिश अच्छी होती है, देवता जीतते तो मौसम साफ रहता है। ऐसे अनुभव किसी भी हद पे चैनल में नहीं डाले जा सकते। वास्तविक जैसी कहानियाँ आप सुनते हैं, अगर वैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले कोई अनुभव आपके पास हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, बिल्कुल उस पर भेजिए, वॉइस नोट पे भेजिए, लिख कर भेजिए, जैसा भी भेजना चाहें। मैं ज़रूर पब्लिश करूँगा और आई एम वेटिंग फॉर दिस। काफ़ी समय से मैं बोल रहा हूँ, मगर जो लोग व्हाट्सअप करते हैं, कुछ लोग हैं जो अच्छे सजेशंस देते हैं एंड आई अप्रिशिएट इट, बट कुछ लोग हैं सिर्फ
बिना मतलब के पर्सनल मैसेजेस भेजते रहते हैं। इन सब के लिए टाइम नहीं है यार, बहुत बिजी कर दिया आप लोगों ने। खैर चलिए, आज की स्टोरी कैसे लगी बताइएगा। मेरा नाम अर्जुन देव है। मैं यहाँ एक बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस के सिलसिले में मुझे अक्सर बाहर रहना पड़ता है। इस वजह से पत्नी को उचित समय नहीं दे पाता। पत्नी इस बात पर अक्सर नाराज ही रहती है। शादी को भी 2 साल ही हुए हैं, बच्चे भी नहीं हैं। असली में पत्नी को समय ही नहीं दे पाता हूँ, तो इस बात पर पत्नी के साथ अक्सर मनमुटाव रहता है। मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि इस मनमुटाव को किसी भी तरह से रोका जाए। इस बार भी इसे रोकने के प्रयास में मैंने पत्नी को वादा किया था कि जैसे ही मेरा काम खत्म होगा हम दोनों गोवा जाएंगे। कोइंसिडेंटली मेरा एनुअल मीटिंग इस बार गोवा में पड़ा, मगर परेशानी ये थी कि मुझे तो गोवा जाना था, पत्नी को कैसे लेके जाऊं। पत्नी ने जब सुना तो उसका मुंह फूलकर तरबूज हो गया। अब पत्नी को किसी तरह तो मनाना था, इसलिए सोचा चलो इसको ट्रैवलिंग ट्रिप भी कर लिया जाए। मेरी मीटिंग तो वैसे 1 दिन की ही थी, तो गोवा की एक ट्रिप ही बना ली जाए। मगर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि प्लेन की टिकट नहीं मिल पाई और ट्रेन से ट्रैवल करना मेरी पत्नी को पसंद नहीं था। अब किया जा सकता था। मीटिंग तो मुझे अटेंड करनी थी और पत्नी को ट्रिप पे ही जाना था, इसलिए हमने तय किया कि हम कार से ही ये ट्रैवलिंग करेंगे। यहाँ से गोवा पहुँचने के लिए हमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद गोवा की रूट पकड़नी थी। सवेरे सवेरे ही हम निकल पड़े थे। वैसे सही ढंग से अगर मैं ड्राइव कर सका तो 13-14 घंटे में गोवा पहुंचना कोई बड़ी बात ना थी। वैसे उतनी जल्दबाजी भी ना थी, इसलिए हम आराम से चले जा रहे थे। शाम के करीब हम महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस किए। आगे जाकर जैसा कि मैप के अनुसार था मैं सही ही चला रहा था, मगर फिर एक जगह पहुंचकर परेशानी खड़ी हो गई। आसपास कहीं भी कोई घर वगैरह नहीं दिख रहा था और रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। हम वापस मुड़कर आ गए। कुछ दूर आने पर एक किसान दिखा जो अपने खेतों में पानी दे रहा था। हालांकि इस वीरान से इलाके में खेती करना थोड़ी अजीब सी बात थी। पत्नी ने पहले तो मुझे उससे कुछ बात करने से रोका, मगर इस वीरान से इलाके में जहां अंधेरा घिर चुका हो और रास्ता समझ ना आ रहा हो और साथ में एक फीमेल भी हो, रात भर कार में तो नहीं बिताया जा सकता था। मैंने उतरकर उस आदमी से बात की। यहां मुश्किल ये भी खड़ी हो गई कि वो विशुद्ध मराठी भाषा में बात कर रहा था। ओ साहेब, इकडे तुम्ही जाओ, उते 2 रास्ता पडून, छोट रास्ता नहीं घेतले, पडून रास्ता धर के आगे जाऊन चा। मगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी परिस्थिति थी, वो समझ गया कि मुझे मराठी नहीं आती है, अतः उसने टूटी फूटी हिंदी में मुझे समझाने की कोशिश की। ओ साहिब, आगे जाऊन ता 2 रास्ता पढ़ूंगा, छोट रास्ता नाको जाओ, बड़िम रास्ता जाऊन। तब मुझे समझ में आया कि जिस जगह से हम वापस मुड़ के आए थे हमें वहीं जाना है, मगर हाँ, बड़े रास्ते को आगे फॉलो करना है। चलो, ये परेशानी तो खत्म हुई।
अब हम कार से आगे बढ़ चले। सुनसान वीरान रास्ते में सनसनाती दौड़ती हमारी कार एक अजीब सा वातावरण पैदा कर रही थी। कभी कभी आसपास से कोई गाड़ियां गुजर जाती थीं। थोड़ी देर बाद हम उसी जगह पहुंचे जिस जगह के बारे में उस किसान ने कहा था। मगर आश्चर्य, उसने हमें कहा था 2 रास्ते पड़ेंगे, यहाँ तो 3 रास्ते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया। अगर सही रास्ता नहीं बताना था तो नहीं बताता, यहाँ क्यों भेज दिया हमें? मगर किया क्या जा सकता था। पहले तो मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इस तरह से कार में इतनी दूर की ट्रैवलिंग मैंने क्यों की, और रात होने से पहले किसी शहर में ही रुक जाता, होशियारी दिखाने जाकर। फिर कार उस जगह रोककर मैं निरीक्षण करने लगा। मैंने पाया एक रास्ता काफी लंबा सा दिख रहा है। उसने कहा था बड़ा रास्ता पकड़ने। अब इस बात में कोई शक न रहा कि यही हमारा रास्ता है। हम चल पड़े। मगर कुछ दूर आगे जाने के बाद एहसास हुआ कि मैंने गलत रास्ता पकड़ा है। अतः एक बार फिर से कार वापस लेकर हम उसी तिराहे की ओर पहुंचने लगे। चलते चलते अचानक पत्नी ने कहा, सुनो, देखो वहां एक घर दिखाई दे रहा है। मैं भी चौंक पड़ा। कार की स्पीड मैंने धीमी कर दी। देखा तो सच में एक घर था जिसमें हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। मगर आश्चर्य, कुछ देर पहले जब हम यहाँ से गए थे तब तो हमारा ध्यान इस ओर नहीं गया था। मगर ये सब सोचकर अब क्या फ़ायदा। हो सकता है जल्दी से हम निकल गए हों और ध्यान ना पड़ा हो। पत्नी को कार में छोड़कर मैं धीरे धीरे उस घर की तरफ चल पड़ा। कम से कम सही रास्ता तो पता चलेगा। घर के सामने बड़ी बड़ी सीढ़ियां थी। 2 मंजिला मकान, धीमी बल्ब की रोशनी। बस एक बात आश्चर्यजनक लगी। मैं कार से जब घर की तरफ जा रहा था तो चारों ओर घनघोर सन्नाटा था। झींगुरों की आवाज कान के पर्दे फाड़ रही थी। मगर उस घर के पास पहुंचते पहुंचते बहुत से लोगों का शोर महसूस होने लगा। मगर आसपास तो कोई दिख नहीं रहा था। फिर इस घर के आसपास इतना शोर क्यों? क्या घर के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं? सीढ़ियों पर एक बूढ़ा पैरों पर सर छुपाए बैठा हुआ था। मैं उसके पास जाकर बोला, बाबा, ये गोवा जाने का रास्ता किधर से जाता है? उसने अचानक सर उठाया। कोई 80-85 साल का बूढ़ा होगा। पूरे बाल सफ़ेद, गाल में चोखी चोखी दाढ़ियाँ और बनियाइन और लुंगी पहने था। मुझे देख तो बोला, अभी तो रात हो चुकी है, ऐसे में कहाँ रास्ता खोजोगे? और कोई साथ है? जी, मेरी पत्नी है। तो आ जाओ, मेरे घर में ही रह जाओ, रात बिताकर सवेरे चले जाना। मैं चौंक पड़ा। अब लोगों का वो शोर बहुत बढ़ गया था, जैसे जैसे घर में बहुत सारे लोग हों, आपस में हंसी मजाक बातचीत कर रहे हों। मगर आश्चर्य, माहौल देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने सारे लोग इस घर में होंगे। घर तो पूरा सुनसान पड़ा था। बाहर एक बल्ब की रोशनी पर थी, तो अंधेरे में इतने सारे लोग। बूढ़े का ऑफर पूरा नहीं था। रात में कार ड्राइविंग अब मुझे भी अच्छी नहीं लग रही थी। मन किया
चलो यहीं रह जाते हैं। मैंने बूढ़े से कहा, ठीक है, कहाँ रहेंगे, जरा कमरा दिखा देंगे? आओ आओ, कमरा दिखाने में क्या है, कहकर बूढ़ा मेन गेट खोल दिया। मैं चौंक पड़ा। घर के अंदर रोशनी थी, मगर ये कैसे हो सकता है? जब मैं बाहर से आ रहा था तो मैंने स्पष्ट देखा था बरामदे में जल रहे उस टिमटिमे बल्ब के अलावा पूरा घर खूब अंधेरे में पड़ा था, मगर अचानक रोशनी और बहुत सारे लोग आपस में बातें करते बैठे थे। शायद इन्हीं का शोर मुझे सुनाई दे रहा था। मुझे देखते ही सब चौंक पड़े और चुपचाप एकटक मेरी तरफ देखने लगे। बूढ़ा बोला, ये सब भी मेरे साथ यही रहते हैं, तुम भी रह जाओ। देखो कितना बड़ा घर है, बहुत सारी जगह है। मगर अनजाने में किसी आशंका से मेरा मन चौंक पड़ा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने बूढ़े से कहा, ठीक है, मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ, कहकर मैं तेज कदमों से सीढ़ी से उतरकर कार की तरफ चल पड़ा। कार में बैठी पत्नी बोली, क्या हुआ, रहने के लिए जगह मिली क्या? मैंने उससे कहा, चुपचाप बैठी रहो, कुछ भी मत बोलना, कहकर मैं तुरंत ही कार में बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। आश्चर्यजनक तौर पर जो कार अभी तक ठीक से चल रही थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। बार बार चाबी घुमाने के पश्चात भी कार स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी और सीढ़ियों पर खड़ा बूढ़ा बार बार बोले जा रहा था, अरे कहाँ जाओगे, मत जाओ, आ जाओ, मेरे घर में बहुत जगह है, यहीं रह जाओ, सुनो तो। मेरे माथे पर भीनी भीनी पसीने की बूंदें भरने लगी। तभी अचानक कार स्टार्ट हो गई। मैंने कार सरपट दौड़ा दी। कच्चे अंधेरे रास्ते में इस रफ्तार से कार दौड़ाना बिल्कुल भी सही नहीं था। पत्नी मुझसे कह रही थी, मगर हुआ क्या, तुम इस तरफ? मगर मेरे पास उसकी बातें सुनने का समय न था। मैं तेजी से कार दौड़ाता चला जा रहा था। कच्चे रास्ते में लहराती कार मैं कैसे संभाल रहा था ये मैं ही जानता हूँ। कुछ दूर जाने के बाद हम दोनों फिर से आश्चर्य में पड़ गए। रोड के ठीक किनारे वही घर दिखाई दे रहा था। वही बूढ़ा दरवाजे में खड़ा हमारी तरफ हाथ हिला रहा था। मैं समझ गया, कार की खिड़कियां लगे होने की वजह से हमें उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, मगर वो वही शब्द दोहरा रहा होगा। मैंने कार की गति और बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद फिर से वही घर हमें दिखाई दिया। मैं समझ चुका था हम किसी अति मानवीय घटना का शिकार हो रहे हैं। अनजाने में ही कार तेज दौड़ाने के बाद भी हम बार बार घूमकर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से मैंने कार दौड़ाई थी। अब की बार जब हम तेजी से चले जा रहे थे, मैंने कार के शीशे उतार दिए। पता नहीं क्यों मन बूढ़े की बात सुनने को कर रहा था। थोड़ी देर बाद फिर से वही घर दिखाई दिया। वही बूढ़ा खड़ा हुआ चिल्ला रहा था, आ जाओ, कहीं नहीं जा सकते, इस घर में रहना ही तुम्हारी किस्मत है, आ जाओ। कार में मैंने हनुमान जी की मूर्ति लगा रखी थी। मन ही मन उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, एक बार बस इस मुसीबत से रक्षा कर दो। मैं बेतहाशा कार दौड़ाता चला जा रहा था। मन में बस एक बात का डर था, कहीं पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए। मगर टंकी फुल होने की वजह से इस मुसीबत का सामना हमें नहीं करना पड़ा। तभी दूर आसमान में रोशनी फैलती दिखाई दी। हाँ, सुबह होने वाली है।
मैं उसी तरह से कार दौड़ाता रहा। बार बार वो घर हमारे सामने आता और पीछे चले जाता, और तभी आसमान में रोशनी फैल गई। अब की बार कार सरपट दौड़ती चली गई। थोड़ी दूर वही किसान खेतों में काम करता हुआ दिखा। मैंने कार वहीं रोक दी। पत्नी ने कहा मैं उसके पास न जाऊं, उसी ने तो हमें गलत रास्ते पे भेजा था, फिर उसके पास जाना, मगर मैं कर भी क्या सकता था। इस वीराने सी जगह में वही एक सहारा था। कार रुकती देखकर वो भी चौंक पड़ा और दौड़कर हमारे पास आ गया। काय झाला साहब, काय झाला? मैं इस वक्त थर थर कांप रहा था। पिछले न जाने कितने घंटों से बेतहाशा कार दौड़ाने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब थी। पत्नी मुझे सहारा दे रही थी। मेरी इस हालत को देखकर वो व्यक्ति अचानक पास ही की झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। थोड़ी देर में पानी की बाल्टी और साथ साथ एक महिला को लेकर वो हमारे पास पहुंचा। मुझे सहारा देकर वो अपनी झोपड़ी के पास ले गया, जहां बाहर ही एक चारपाई थी, वहीं मुझे लेटा दिया। मेरे हाथ, मुंह और सर पर पानी डाला गया। थोड़ी देर में मैं सामान्य हुआ। उसकी पत्नी तब तक चाय बनाकर ले आई थी। बातों ही बातों में उसने कहा, साहब मी पूछतो तमाला 3 रास्ता देखो इन। मैं चौंक पड़ा था। आणि तुम्ही भूलवश बड़ा रास्ता समझे उस तीसरा रास्ता काढ़ी गई ले। आगे उसने जो बताया उसमें अपनी भाषा में कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा। उस रास्ते में एक बड़ा सा शमशान घाट हुआ करता था, जो अब उपयोग में नहीं है, मगर उस शमशान घाट में एक अतृप्त आत्मा रहती है, जिसने छलावे का रूप ले लिया है। रात में वहां पर 3 रास्ते दिखाई देते हैं। तीसरा रास्ता सबसे बड़ा होता है, इसलिए अक्सर लोग उसी को लेते हैं और पहुंचते हैं उस शमशान घाट में, जो रात में एक बड़े से घर के रूप में दिखाई देता है। घर के अंदर बहुत सारे लोग दिखते हैं, मगर वो असल में वही लोग हैं जो किसी समय भूलवश उस रास्ते में चले गए थे और उस घर के अंदर कदम रख दिया था, और उनकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उस घर में कैद होकर रह गई। मैं और मेरी पत्नी किसी पुण्यवश वहां से बचकर आ गए। शायद हनुमान जी की भक्ति का ही ये परिणाम था कि मैंने उस घर की चौखट के अंदर कदम ना रखा, क्योंकि अगर उस रात मैंने कदम रखा होता तो शायद मेरी आत्मा भी उस घर में कैद होकर रह जाती, और उसके बाद उस वीराने में मेरी पत्नी का क्या होता। ये सोचने में भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर धन्यवाद बजरंगबली का, जो मेरी कार में साक्षात विराजमान थे, और उस रात उन्होंने ही मुझे बेतहाशा कार चलाने की शक्ति दी थी। कुछ कच्चे रास्ते में इतनी स्पीड से कार चलाकर मैं किसी दुर्घटना का ग्रस्त नहीं हुआ, ना पेट्रोल खत्म हुआ, और ना ही मैंने घर की चौखट के अंदर पैर रखा। मेरा नाम मृगेंद्र है। मैं कॉलेज में पढ़ता हूं, और जैसा कि हर युवा के साथ होता है, मैं अंधविश्वासों और पुरानी मान्यताओं के बिल्कुल खिलाफ था। मन तो यही करता था कि अंधश्रद्धा उन्मूलन संस्थान को ज्वाइन कर लो और भारत में फैली हुई ढेर सारी अंधविश्वासों और पुरानी मान्यताओं का विरोध करूं। मगर कॉलेज के सेकेंड ईयर में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज मैं कहता हूं
पुरानी मान्यताएं निरर्थक नहीं, उन्हें मानने में और उन्हें मानकर चलने में ही हमारी भलाई है। कॉलेज जब ज्वाइन किया तो सच में मन में यही भावना थी कि मुझे इस देश से अंधविश्वास का उन्मूलन करना है और इसके लिए प्रयास भी करता था। कॉलेज ज्वाइन करते ही कॉलेज के नुक्कड़ नाटक संस्थान को ज्वाइन किया था। हम लोग गली मोहल्लों में जाकर इसी तरह के नाटक किया करते थे ताकि लोगों के मन से अंधविश्वास दूर कर सके। कॉलेज में ही मेरा एक दोस्त था जो बंगाली था, अतीन्द्र सेन। उसका गांव कलकत्ता के पास पड़ता था। अतीन्द्र मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो कहता था अगर एक बार मैं उसके गांव चलूं तो मुझे पता चलेगा पुरानी मान्यताएं क्या होती। उसने बताया था कि उसके गांव में ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों की आत्माएं गांव में वास करती, गांव की रक्षा वही करती हैं, इसलिए गांव में चोरी वगैरह कभी नहीं होती। गांव के किसी भी दरवाजे पर ताला लगा हुआ नहीं मिलेगा। गांव की एक खास जगह पूर्वजों को रहने के लिए दी गई है। पूर्वजों की आत्माएं दिन में वहीं विश्राम करती हैं और रात्रि में आकर पूरे गांव की रक्षा करती हैं। जब मुझे ये बात सुनने में आई तो मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। आज के इस मॉडर्न युग में भी कोई ऐसा गांव है? उसने ये भी बताया कि गांव में कोई भी बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पीता है क्योंकि पूर्वजों की आत्माओं को ये सब पसंद नहीं। मेरा मन उस गांव में जाने के लिए उतावला होने लगा। मैंने तय कर लिया इस बार कॉलेज की छुट्टियां मैं अतेंद्र के गांव में ही बिताऊंगा और तय के अनुसार मैं उसके साथ उसके गांव पहुंच गया। बंगाल के इस प्यारे से गांव में पहली बार मैं आया था। हालांकि भाषा की थोड़ी परेशानी थी मगर लोग बहुत ही अच्छे थे और गांव के आसपास का मनोरम दृश्य तो जैसे मन को प्रसन्न किए दे रहा था। बड़े बड़े नारियल सुपारी के पेड़, खेत, बीच से पगडंडी, तालाब में मछलियां। हाँ, कितना सुंदर है हमारे भारतवर्ष। और यही नहीं, सबसे अजीब भी बात थी कि गांव के बाहरी सिरे से बहती थी गंगा नदी, जिसे पार करके बांग्लादेश जाया जा सकता था। हाँ, बांग्लादेश हमारे भारत का एक अभिन्न अंग, हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग, जिसे कुछ मूर्ख नेताओं की वजह से एक अलग देश के रूप में निर्मित किया गया। मगर आज भी हमारी संस्कृति, हमारे लोगों के दिल अलग नहीं है। वो सीमाएं, कानून कुछ नहीं मानते हैं और पुलिस और सेना की नजरें बचाकर आज भी लोग एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं। एक दूसरे के साथ वही प्रेम है क्योंकि दोनों की संस्कृति तो आखिर बंगाली ही है। ट्रेन जैसे ही नदी के ऊपर से गुजरी, अतिन ने जेब से टिकट निकालकर उसे नदी की तरफ फेंक दिया। मैंने कहा, अरे अरे ये क्या कर रहा है? ये हमारे गांव का नियम है। ऐसा कर हम पूर्वजों से गांव में आने का आज्ञा मांगता है। जब तक वो आज्ञा नहीं देगा यहाँ तो गांव में प्रवेश कर सकता है, ना ही रह सकता है। और गांव में रहना भी पूर्वजों का मर्जी से है। अगर किसी को पसंद नहीं किया तो वो गांव में रहने नहीं देता है। मैंने कहा, मेरे लिए भी आज्ञा ले लिया कि नहीं तो पता चला गांव के बाहर से ही लात मार के मुझे भगा दिया। वैसे ये बात मैंने उसकी हंसी उड़ाने के लिए ही कही थी। गांव में सचमुच ही किसी भी घर में ताला वगैरह लगा हुआ नहीं देखा। रात में भी लोग बड़े ही निश्चिंत होकर सोते थे और गांव के बाहर एक हिस्सा
पूरी तरह से खाली छोड़ दिया गया था। हालांकि ये काफ़ी बड़ी ज़मीन का हिस्सा था और देखने से काफ़ी सुंदर भी प्रतीत होता था। यहाँ पर ताड़, सुपारी, नारियल के पौधे अप्रतिम रूप से फैले हुए थे। प्रकृति भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। अब इस वीरान सी जगह में जहां लोग तक नहीं आते हैं, इन पौधों की रख रखाव और सिंचाई कौन करता होगा? मगर फिर भी इतने सुंदर तरीके से ये पौधे फैले हुए हैं। वहां रहते हुए 2 दिन तो अच्छे से ही गुजर गए, मगर तीसरे दिन मुझे सिगरेट पीने की बेहद तलब हुई। हालांकि मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मगर कॉलेज पहुंचकर लुकबाजी करने के चक्कर में मैंने इस बुरी आदत को लगा लिया था। शाम को मैंने अतीन्द्र से कहा, उसने उसे कहा, बेवकूफ़ी मत कर, ये खाने सिगरेट खावा माना, मतलब यहाँ सिगरेट पीना मौना है तू। मगर मैं कहाँ मानने वाला था। वैसे भी सिगरेट ना पीना ही अच्छा होता है, क्योंकि एक बार अगर आदत पड़ जाए। मैंने अतीन्द्र से कहा, उसी सुनसान वाले इलाके में चलते हैं, वहां तो कोई शाम के समय आता जाता नहीं है, चुपके से सिगरेट पी के चले आएंगे। मगर उसने कहा, नहीं, वहां शाम के बाद जाना ठीक नहीं। मैं कहाँ मानने वाला था। मुझे तो अंधविश्वास तोड़ने का भूत सवार था। आज लगता है न गया होता तो शायद अच्छा होता। मेरी बहुत जिद करने पर अतीन्द्र एक बड़ी सी टॉर्च ले आया। हम दोनों गांव के बाहर के उस इलाके में पहुंच गए। यहां बहुत प्यारी सी हवा बह रही थी। सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सिगरेट जलाई, मगर अतीन्द्र ने नहीं पिया। चलो ठीक है, उसकी मान्यता, उसको मुबारक। मैं सिगरेट की कश लगाने लगा। एक सिगरेट खत्म होने के बाद मन दूसरी सिगरेट पीने को करने लगा। मैंने अतीन्द्र से कहा, देखा, मेरा आना तुम लोग के लिए कितना अच्छा हुआ। इसी बहाने तुम्हारे दिमाग में जो अंधविश्वास भरा था वो तो दूर हुआ। देख, मैं सिगरेट पी रहा हूं, कुछ हुआ? दोनों सिगरेट खत्म करके मैंने अतीन्द्र से कहा, आसपास का एक चक्कर लगाते हैं, फिर घर चलते हैं। चारों ओर सन्नाटा छा चुका था। गांव में ऐसे भी जल्दी लोग सो जाते हैं, और इस इलाके में तो गांव का कोई आता भी नहीं। अतीन्द्र के बार बार ना करने के पश्चात भी मैं थोड़ा दूर तक घूमकर वापस जाने लगा था। चलते चलते अचानक जो महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी कोहनी को छुआ। यह स्पर्श अत्यधिक ठंडा था। मैं समझ चुका था, अतीन्द्र बाबू अब मुझे डराने की कोशिश में, ताकि उनके गांव का ये भ्रम टूटे ना, क्योंकि वो मुझसे कुछ कदम पीछे ही चल रहा था। मैंने उससे कहा, अतीन्द्र बाबू, ये सब खेला नहीं चलेगा, समझे ना? खेला ना होवे, मैं डरने वाला नहीं। मगर आश्चर्यजनक तौर पर अतीन्द्र की आवाज मेरे पीछे से नहीं, मेरे सामने से आई। क्या हुआ? ये आबार क्या कथा बोलता है तुम? मैं चौंक पड़ा। अंधेरे में ठीक से समझ में नहीं आ रहा था अतीन्द्र मेरे आगे चल रहा है या मेरे पीछे। तो अगर अतीन्द्र मेरे आगे चल रहा है, मेरे पीछे किसके कदमों की आवाज आ रही थी, जिसे मैंने अतीन्द्र समझ लिया। तभी अचानक मेरे कंधे पर वही
ठंडा स्पर्श हुआ। मैं चौंक पड़ा। अतीन्द्र, कोई मेरे कंधा छू रहा है। रुककर अतीन्द्र ने तुरंत ही टॉर्च जलाई। अब तक हम तो बेवकूफ चांद की रोशनी में ही रास्ता तय कर रहे थे। हाथों में लाई टॉर्च हमने नहीं जलाई थी। मगर ये क्या, नई सेल डली टॉर्च जली ही नहीं। अतीन चौंक पड़ा। अरे अभी तो शेल डला आया है, कहकर टॉर्च को 2-4 थप्पड़ मारे। फिर अंधेरे में ही टॉर्च की बैटरी निकालने लगा। तभी मुझे ध्यान आया, मोबाइल तो मेरी जेब में ही है। मैंने मोबाइल निकाली और रोशनी की। आसपास कुछ भी तो नहीं था। मगर वो एहसास मेरा भ्रम नहीं हो सकता। टॉर्च की बैटरी निकालकर उलट पलट करने के बाद फिर बंद करके जैसे ही अतीन्द्र ने उसे जलाया, आश्चर्यजनक तौर पर टॉर्च दोबारा नहीं जली। मैंने उसे अपनी मोबाइल पकड़ा दी और कहा, चल जल्दी चलें। हम तेज कदमों से घर की ओर चलने लगे। अब हम दोनों साथ साथ ही चल रहे थे। तभी मैंने अपनी गर्दन के पास गरम गरम सांसें महसूस की। मेरे पूरे शरीर के रोए खड़े हो गए और अगले ही पल मेरे मुंह से एक चीख निकल आई। मुझे ऐसा लगा जैसे मजबूत हाथों ने मुझे जकड़ लिया है। आतिन मुझे छुड़ा। मगर अतीन मुझे छुड़ाता कैसे? वो तो खुद डर से थर थर कांप रहा था, क्योंकि इस वक्त मैं जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में था। जैसे किसी बलशाली व्यक्ति ने मुझे अपने भुजाओं में जकड़कर हवा में उठा दिया हो। मेरा बदन दर्द से तड़प उठा था। मुझे ऐसा लग रहा था अभी मेरी हड्डियां चटक जाएंगी और मेरी जान निकल जाएगी। तभी अतीन बोल पड़ा, ओके ছেড়ে দাও। ও এখানে অতিথি, ও তোমাদের বাড়ি যান না, ছেড়ে দাও। जिसका मतलब था, उसे छोड़ दो, वो यहाँ मेहमान है, वो तुम्हारे बारे में नहीं जानता है। अगले ही पल एक झटके के साथ मैं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश सा हो गया। अतीन किसी तरह घर पहुंचकर घर वालों को इकट्ठा कर मुझे वापस घर ले आया। अतीन की मां को जब ये पता चला तो वो दौड़कर मेरे पास आई। अब उस वक्त मेरा बदन बुखार से तप रहा था। अतीन की मां ने मेरे सर पर हाथ रखा तो उसे एक बिजली का झटका सा लगा। चौंक पड़ी। अतीन को बहुत डांट पड़ी कि आखिर वो मुझे इस तरह वहां लेकर क्यों गया। इसके बाद मेरा शरीर तेज बुखार में तप रहा था। मुझे बार बार माथे पर पानी की पट्टियां दी जा रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, मेरी हालत खराब होने लगी। मेरे हाल को देखकर सबने तय किया गांव के ओझा को तुरंत ही बुलाया जाए। रात करीब 3 बजे ओझा आया। आगे की सारी घटना अतीन्द्र के मुंह से सुनी है। ओझा ने पूरे घर में धूप की खुशबू भर दी। फिर प्रार्थना के स्वर में बोल पड़ा कि अपनी बालोकटाके केन कष्ट दिच्छेन। कौन है आप? लड़के को क्यों कष्ट दे रहे हैं? अचानक ही अतीन की मां ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बाबा तुम चोख खुलो, केमनी आछो? बेटा तुम आंखें खोलो, कैसे हो?
और अगले ही पल मैंने आंखें खोल दी। मगर उस वक्त मेरे शरीर में जैसे मैं न था, मेरी आवाज अलग ही थी, जिसे यतीन ने मोबाइल के रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रखा था। जैसे ही मैं बोल पड़ा, घर के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। मैं जिसे बंगाली का एक अक्षर भी नहीं आता था, उस वक्त बंगाली भाषा में बात कर रहा था। ও এটা কি পাদায় ঘুমটা দাও, আমি তোমার শ্বশুর নীলাদ্রি সেন। जिसका अर्थ था, ओहो घूंघट ढाको, मैं ये लड़का नहीं, तुम्हारा ससुर नीलाद्री सेन हूँ। घर के सभी लोग चौंक उठे थे। ओझा अपनी क्रिया चला रहा था। अचानक ही यतीन्द्र की माँ बोल पड़ी, बाबा बाबा আপনি হঠাৎ। এই দুষ্ট আমাদের পবিত্র জায়গায় এসে সিগারেট খাচ্ছিল। আমি আর কি ছাড়ছি না, সত্য এর প্রাণ নিয়ে যাবো। ये दुष्ट वहां आकर सिगरेट पी रहा था। मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, इसे मार डालूंगा। না বাবা বাবা, ও আমাদের অতিথি, ওকে কিছু হয়ে গেলে ওর মা বাবাকে আমরা কি জবাব দেব? नहीं बाबा, वो हमारा अतिथि है, उसे कुछ हो गया तो उसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे? तभी ओझा गरज उठा, তুই কি ভাবছিস আমি চুপ বসে আছি তো তুই যা চাবি করবি? ছেড়ে দে ওকে। ছাড়বো না, কোনো মতে ছাড়বো না। ও আমাকে রাগ করিয়েছে। हे, तू क्या समझ रहा है? मेरे रहते तो उसे कुछ कर सकेगा? छोड़ दे उसे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे गुस्सा दिलाया है। इसके पश्चात घर के लोगों ने बहुत मान मनोवल किया। ओझा ने भी अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया। शायद मेरे माँ बाप के कोई अच्छे कर्म ही थे कि वो आत्मा मुझे छोड़ने को मान गई। ঠিক আছে, তাইলে ঘাটের কাছের যে মন্দির, ওখানে একে নিয়ে যাও, আশ্চর্য করাও, আর এরপরে গ্রামে কে কখনো আনবে না। ठीक है, घाट के पास जो मंदिर है वहाँ इसे ले जाओ, प्रायश्चित कराओ, और आज के बाद इस गांव में इसे कभी ना लाना। फिर ओझा कुछ पूजा पाठ किया। वो आत्मा सुबह तक मुझे छोड़ दी। मेरे शरीर से बुखार भी जा चुका था, मगर शरीर इतना कमजोर हो चुका था, ऐसा लग रहा था जैसे शरीर की सारी शक्ति छीन ली गई है। फिर एक दिन बाद जब मैं थोड़ा स्वस्थ हुआ, घाट के पास के मंदिर में जाकर मुझसे पूजा कराई गई। मैं भी इतना डर चुका था कि मैंने भी जो कहा गया चुपचाप किया। मेरे जैसा अंधश्रद्धा निर्मूलक लोगों की अंधश्रद्धा का पालन कर रहा था। सारी पूजा पाठ व्यवस्था संपन्न होने के बाद ही मुझे स्टेशन भेज दिया गया और वहां से मैं शहर आ गया। कॉलेज आकर एक दिन नीलाद्री ने जब रिकॉर्डिंग सुनाई तो मेरे पास कोई भी जवाब न था।